नमस्कार। अतिथि कक्ष का द्वार अंदर से बंद कर आरामदेह बिस्तर पर इलाया उपाख्य विजय वल्लभन चैन से गहरी नींद सो गए। अर्धरात्रि को किसी आहट से उनकी नींद खुली तो सावधानी पूर्वक उन्होंने आंखें आधी खोलकर देखा कि काले लबादे से ढकी 10-10 फुट ऊंची 3 मानव आकृतियां कमरे में मौजूद हैं। एक क्षण को तो उन्हें अचंभा हुआ कि अंदर से बंद कमरे में ये लोग कैसे आ गए, किंतु वे भयभीत हुए बिना सोए रहने का नाटक करते हुए सतर्कतापूर्वक उन लोगों के अगले कदम का इंतजार करने लगे। उन्हें निश्चिंत सोता देखकर उन आकृतियों में हलचल शुरू हुई और विजय वल्लभन पर कोई प्रभाव न पड़ता देखकर उन्हें जगाने के लिए उन्होंने अट्टहास करना शुरू कर दिया। सोने का नाटक कर रहे विजय वल्लभन ने भी उन्हें और खिजाने के लिए खर्राटे लेना भी शुरू कर दिया। इस पर एक आकृति आगे बढ़ी और उसने कमरे में रखा एक जार जमीन पर पटक कर उन्हें जगाने का प्रयास किया। अंततः आंखें मलते हुए विजय वल्लभन बिस्तर पर बैठ गए और पूछा, कौन हो तुम लोग? क्यों मेरी नींद खराब कर रहे हो भाई? राक्षसी ठहाकों से भी उन्हें भयभीत होते न देखकर उन 3 आकृतियों में से एक ने अपना सर धड़ से अलग कर लिया और उसे गेंद की तरह एक हाथ से दूसरे हाथ में उछालना शुरू कर दिया। उसके बाद फिर उसे फुटबॉल बनाकर वे तीनों उसे पैरों से ठोकर मारते, चीखते चिल्लाते हुए कमरे में इधर से उधर, उधर से इधर दौड़ने लगे। कोई सामान्य व्यक्ति होता तो निश्चित ही डर के मारे उसकी घिघी बंध जाती, किंतु विजय वल्लभन पर इस दृश्य का कोई प्रभाव नहीं हुआ। उल्टे जैसे ही वह फुटबॉल बना सर बिस्तर के नज़दीक आया, उन्होंने लपक कर उसे हाथों में उठा लिया और इसके साथ ही वे तीनों आकृतियां विजय वल्लभन पर टूट पड़ी। लेकिन यहाँ तो उल्टे बांस बरेली को लद गए। विजय वल्लभन ने तबीयत से उनकी धुनाई शुरू कर दी। उनके तूफानी प्रहारों ने उन आकृतियों के नकली सर और नकली पैर उनके शरीर से अलग कर दिए, जो जमीन पर इधर से इधर उधर बिखर गए। गुरु के द्वारा सिखाई गई तकनीक से उन्होंने 2 लोगों के ऐसे मर्म स्थान पर चोट पहुंचाई कि उनमें से एक का बायां हाथ तो दूसरे का दायां हाथ हमेशा के लिए सुन्न हो गया। इसे आज की भाषा में एक्यूप्रेशर या नर्व्स ट्रीटमेंट कह सकते हैं। लेकिन तभी अचानक कक्ष में जल रहा एकमात्र दीपक बुझ गया और एकदम शांति छा गई। सुबह का मध्यम प्रकाश जब कमरे में आया तब विजय वल्लभन ने देखा कि ना तो वहाँ टूटे हुए नकली सर और पैर हैं और ना ही कोई व्यक्ति। रात्रि की घटना के प्रमाण स्वरूप केवल रक्त ही फर्श पर है, जो उन कथित प्रेतों के शरीर से निकला था। जल्द ही राजकुमारी नंदिनी और राजकुमार पूर्णगुणधर भी वहां आ पहुंचे। दोनों ही उनकी कुशलता को लेकर चिंतित थे। विजय वल्लभन ने उन्हें रात का पूरा घटनाक्रम सुनाया तो उन दोनों के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। स्पष्ट ही विजय वल्लभन का अनुमान सत्य सिद्ध हुआ था कि अतिथि कक्ष में हुई हत्याओं के पीछे कोई भूत प्रेत नहीं, बल्कि कुटिल इंसानी दिमाग है। सवाल यह था कि कौन है वह, राजा करुणांधन या कोई और? दिन चढ़े विजय वल्लभन की भेंट पहली बार राज्य के प्रधानमंत्री उदयवर्मन से हुई, जो किसी कार्य के सिलसिले में विजिंग्यम गए हुए थे। प्रधानमंत्री उदयवर्मन और राजा करुणांधन नज़दीकी रिश्तेदार भी थे, अतः प्रधानमंत्री का राज्य में पर्याप्त दबदबा था। राजा भी उसे सम्मान देते थे। अपने निजी कक्ष में राजा ने अपने नए अतिथि या कहें तो नज़रबंद कैदी विजय वल्लभन का
परिचय प्रधानमंत्री उदय बर्मन से कराते हुए कहा, वैसे तो यह एक जबरदस्त योद्धा है और इसने महारानी और राजकुमारी के प्राण भी बचाए हैं, लेकिन इसका कमज़ोर पक्ष यह है कि यह हमारे शत्रु पांड्य की राजधानी मदुरई का निवासी है। लेकिन चूंकि राजकुमार पूर्ण गुणधर्म इससे शस्त्र प्रशिक्षण लेना चाहते हैं, अतः मैं भी इस कुशल योद्धा को अपना सेनापति नियुक्त करने का विचार कर रहा हूँ। तुम्हारी क्या राय है? प्रधानमंत्री उदयवर्मन की आंखें संकुचित हो गईं और वह बोला, लेकिन महाराज, इस पद पर तो पहले से ही हमारा विश्वास पात्र भैरवन नियुक्त है। राजा ने जवाब दिया, इससे क्या फर्क पड़ता है? एक ही पद पर क्या दो व्यक्ति नहीं हो सकते? लेकिन यह जानकारी जैसे ही भैरवन को मिली, उसने आपा खो दिया और राजा के सामने दृढ़ स्वर में कहा, महाराज, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। मेरा प्रस्ताव है कि हम दोनों के बीच मुकाबला करवा लिया जाए। जो जीते वह सेनापति बने और दूसरा उसके अधीन रहे। प्रधानमंत्री ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया तो राजा ने भी बेमन से इसे स्वीकार कर लिया और नगर के मध्य एक चौक में भैरवन और विजय वल्लभन का द्वंद्व आयोजित किया। आमजन में इसे लेकर अत्यंत ही उत्सुकता थी, अतः भारी जनसैलाब उमड़ पड़ा। राज परिवार के लोग भी इसे देखने के लिए एक ऊंचे स्थान पर विराजमान थे। मंच पर दोनों योद्धा अपने हाथों में तलवार थामे एक दूसरे के सामने पहुंचे तो वातावरण में कोलाहल गूंजने लगा। 1 घंटे की ध्वनि के बाद द्वंद्व शुरू हुआ। एक दूसरे पर किए जा रहे तलवारों के प्रहारों की झंकार से वातावरण गूंजने लगा। लेकिन जल्द ही विजय वल्लभन को समझ में आ गया कि यह भी उनकी जान लेने का ही षड्यंत्र है। धूर्त मंत्री और सेनापति द्वारा विजय वल्लभन को उपलब्ध कराई गई तलवार भैरवन के 2-4 प्रहार भी नहीं झेल पाई और बीच में से 2 टुकड़े हो गई। जन समुदाय स्तब्ध हो गया। एकदम शांति छा गई। राजकुमार पूर्ण गुणधर्म और नंदिनी की आंखों के सामने जैसे अंधेरा ही छा गया। उधर बदले की आग से जलते हुए भैरवन ने तो मानो आज विजय वल्लभन को जान से मारने की ही ठान रखी थी। उसने एक क्षण को भी अपने प्रहार नहीं रोके। राजा ने आवाज देकर उसे रोकने की कोशिश भी की। अरे भाई, पहले विजय वल्लभन को दूसरी तलवार लेने दो, किंतु भैरवन ने सुनी अनसुनी कर दी। उसने आक्रमण जारी रखा। इस आकस्मिक दुर्घटना से एक क्षण के लिए विजय वल्लभन भी स्तब्ध हुए तो मौका पाकर भैरवन ने उनके कंधे को चोटिल कर दिया। कंधे से रक्त बहने लगा। भैरवन भूल गया था कि कैसे केवल अपने अंगोछे से ही जंगल में विजय वल्लभन ने उसकी दुर्गति कर दी थी। साथ ही यह भी उसे ध्यान नहीं रहा कि जख्मी शेर और ज्यादा खतरनाक होता है। विजय वल्लभन ने अपने हाथ की टूटी हुई तलवार एक ओर फेंक दी और भैरवन के हर वार को बिजली के समान गति और फुर्ती से कभी दाएं बाएं या नीचे झुककर तो कभी उछलकर व्यर्थ करना शुरू कर दिया। भैरवन की तलवार अब उन्हें छू भी नहीं पा रही थी। राजा और प्रधानमंत्री उदयवर्मन जैसे दोनों योद्धा भी उनकी इस तकनीक को देखकर दांतों तले उंगली दबाने को विवश हो गए। मार्शल आर्ट के इस शानदार प्रदर्शन ने जल्द ही भैरवन को बेहद थका डाला और जैसे ही वह कमजोर पड़ा, विजय वल्लभन ने उस पर भी उसी तकनीक का प्रयोग कर दिया जिससे उन्होंने अतिथि कक्ष के तथाकथित भूतों को सबक सिखाया था। उनकी खड़ी हथेली के कंधे पर हुए सांघातिक प्रहार के साथ ही भैरवन का तलवार थामे हाथ
किसी बेजान वस्तु के समान लटक गया। तलवार हाथ से छूटकर नीचे आ गिरी और उसके मुंह से चीख निकल पड़ी। उसका दाहिना हाथ लकवाग्रस्त हो गया था। वातावरण में दर्शकों की हर्षध्वनि गूंज उठी। राजकुमार पूर्ण गुणद्वंद तो दौड़कर अपने इस शिक्षक के पास जा पहुंचे और उनका आलिंगन कर लिया। स्वयं राजा भी इतने प्रभावित हुए कि उन्हें ससम्मान अपने साथ भोज पर ही आमंत्रित कर दिया। कहने की आवश्यकता नहीं कि पांड्य राजकुमार इलाया अब अपने शत्रु राज्य पोधिगई के सेनापति घोषित हो चुके थे। क्यों कर रहे थे वे यह सब? क्या योजना थी उनकी? इन प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए अगले अंक की प्रतीक्षा कीजिए और देखते रहिए आपका अपना क्रांति दूत। नमस्कार।